जय हिंद स्टूडेंट। आज की क्लास के अंदर अपन बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहले यूनिट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वाली यूनिट को अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस वाली यूनिट को कंप्लीट करने से पहले जो बातें आप 12th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, जो आपको आनी चाहिए वो है कौन कौन सी। सबसे पहले आपको रेजोनेंस नाम की चीज आनी चाहिए कि अनुनाद होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में आप पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर के अंदर अपन ये चीज़ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के दिखाई देते हैं। और कंसेप्ट ऑफ एमओटी जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, उसकी थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। कहाँ से डिस्कस की जाएगी? उसके बीएमओ यानी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एबीएमओ यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ से ये चीज़ डिस्कस की जाएगी। सिर्फ इतनी ही काम की यहाँ पर एमओटी, ठीक है। सबसे अगर मैं आपको बता दूँ, ये आपने सपोज दैट 12th क्लास पढ़े, हमको बहुत टाइम हो गया, हालांकि ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि आपको बहुत टाइम हो गया, आप भूल चुके हो कि अनुनाद क्या होता है। और बेंजीन के अंदर आपने अनुनाद पढ़ा होगा, तो आपने बेंजीन के अंदर के इलेक्ट्रॉन को घुमाया होगा, ठीक है। और घुमाने के बाद में आपने एक स्ट्रक्चर भी बनाई होगी। आपने बताया होगा कि बेंजीन की इतनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इतने अनुनादी संरचनाएं अवेलेबल है, इतनी उपस्थित है, ठीक है। तो वो हम सब पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। मैं दोबारा से उसको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो अपना क्या है, वो है अपना अनुनाद। देखो, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको आनी चाहिए। हालांकि इस चैप्टर में ये इंक्लूडेड है, लेकिन हम पहले ही 12th क्लास के बेस पे पढ़ लेंगे क्योंकि वो हमारा पढ़ा हुआ मटेरियल है, इस वजह से, ठीक है। और उसके बाद में हम इस अपने मेन टॉपिक का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट है वो है होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फ्यूजन क्लीवेज क्या होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं समांशी और विषमांशी विखंडन क्या होता है। उससे पहले क्या पढ़ते हैं अपन, अनुनाद क्या होता है वो पढ़ते हैं। अनुनाद के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस जो दर्शाया जाता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस कंपाउंड में, उस यौगिक में पाई बंध का होना जरूरी है। अगर उसमें पाई बंध उपस्थित नहीं है तो उसमें रेजोनेंस नहीं दर्शाया जा सकता। या तो उसमें पाई बंध होगा, या उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, या नेगेटिव चार्ज। किसके साथ में कॉन्जुगेशन, किसके साथ में होना, पाई बंध का होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है पाई बंध का होना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है रेजोनेंस। हमने बेंजीन बनाई, हमने क्या बना ली, हमने बेंजीन बना ली। और हमने बेंजीन बना के क्या पढ़ा था कि बेंजीन के जो बॉन्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 पाई बॉन्ड, ओ सॉरी 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर मैंने एक CH2 के ऊपर पॉजिटिव ग्रुप लगा दिया। इसके ऊपर मैंने क्या चार्ज लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, हमको कुछ मतलब नहीं है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, अनुनाद पढ़ रहे हैं हम सिर्फ, और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं। देखो, जब भी आपके पास में पॉजिटिव चार्ज दिखता है, जैसे ही आपके पास में पॉजिटिव चार्ज दिखता है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि कमी है वहां पर किसी चीज की। जब एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर डाला जाता है, तो उस परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज धनावेश आ जाता है, जो कि ये बताता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या है? कमी है। और हमारे पास में जो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है ऋणायन। तो जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो अट्रैक्ट होगा वो कौन होगा? ऋणायन अट्रैक्ट होगा, धनायन तो अट्रैक्ट होने से रहा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है बेटा, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा है। तो वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं? ऊपर की तरफ। शिफ्ट होने का रीज़न, क्योंकि ऊपर कमी है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इस वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई बंध है, ये शिफ्ट होता है किस तरफ? ऊपर की तरफ। ऐसा करने से क्या होता है आपके पास में? ऐसा करने से आपके पास में एक नई स्ट्रक्चर बनती है। देखो, इसको
इसका पॉजिटिव चार्ज हमने ख़त्म कर दिया। किसने ख़त्म कर दिया? बेंजीन की रिंग ने। लेकिन आपने नोटिस किया कि सर यहाँ से तो ये शिफ्ट हो गया ऊपर, लेकिन इस वाले कार्बन पर दोबारा से वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहाँ पर आ गया वो पॉजिटिव चार्ज? इस वाले कार्बन पर दोबारा से वो पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। अब दोबारा से वही प्रोसेस, अब ये वाला बॉन्ड आ जाएगा इस तरफ। जैसे ही ये वाला बॉन्ड इस तरफ आएगा तो हमारे पास में एक और अनुनादी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, कुछ वो इस प्रकार की दिखाई देती है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? इस वाले कार्बन पर आ गया। अब दोबारा से ये वाला बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, और अपने इलेक्ट्रॉन जब यहाँ देगा तो आपके पास में एक और स्ट्रक्चर बन के आ जाएगी, जो कि आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। ये लो, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। फिर दोबारा से अपन ने जो स्टार्टिंग में जो दिया था वो वाला पाई बॉन्ड नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद में आपके पास में क्या बनेगा? ये बन जाएगा वापस CH2 पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि सर क्या अंतर है इस और इस संरचना के अंदर, इस और इस स्ट्रक्चर के अंदर अंतर क्या होता है? सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है, तो मेरी बात सुनो। जब भी किसी बेंजीन के ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है तो पहली बात तो वो पॉजिटिव वहाँ पर स्टेबलाइज, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज जब इस रिंग में जितना ज़्यादा घूमेगा, जितना ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होगा, उतना ही ज़्यादा कंपाउंड स्थायित्व को प्राप्त करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो। दूसरी, कितनी इसकी स्ट्रक्चर बन चुकी है? तो पहली तो ये खुद है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। लेकिन सर ये दोनों तो सेम है ना? सेम नहीं है। इसमें पाई बॉन्ड का देखो, इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन चेक करो ढंग से डीलोकलाइजेशन चेक करोगे तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ है। कौन सी? अगर मैं इसको नंबरिंग दूं, जैसे इसको मैं नाम देता हूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और ये 7 नंबर। कहाँ से गिनती की है मैंने? एक कार्बन से, ठीक है। तो आप नोटिस करो कि 2 कार्बन के ऊपर सर पाई बॉन्ड हमको दिख रहा है। आइए सर चेक करते हैं इधर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। सर यहाँ पर भी हमको 2 नंबर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। इसका मतलब सर स्ट्रक्चर तो सेम है? नहीं, इसमें पाई बॉन्ड का जो विन्यास है, जो लिखा हुआ है, वो डिफरेंट है, बस, और कुछ चेंज नहीं। इसमें जो पाई बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में है, यहाँ पर पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच में नहीं है। इसका मतलब सर पाई बॉन्ड था जो एक कार्बन आगे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनुनाद। अनुनाद होने का रीजन सर, कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है, इसलिए वो क्या करता है बेटा? वो अनुनाद करता है। क्या करता है? वो रेजोनेंस करता है, इस रीजन की वजह से, ठीक है। तो पहला टॉपिक ये जो आपको आ गया है, जो कि 12th क्लास का टॉपिक है। ये आपने कहाँ पढ़ा? ये आपने नाइट्रेशन अभिक्रिया पढ़ी होगी, सल्फोनेशन अभिक्रिया पढ़ी होगी, बहुत सारी बेंजीन की अभिक्रिया पढ़ी होगी, जिसमें आपने बेंजीन को न्यूक्लियोफाइल नाम दिया था। क्या नाम दिया था बेंजीन को? फिर बता रहा हूँ, बेंजीन को आपने वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नाम दिया था। उसका रीज़न ये था क्योंकि बेंजीन अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव को दे देती है, इस वजह से बेटा इसको आपने न्यूक्लियोफाइल नाम दिया था। हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। दूसरी चीज़ है बेटा कि पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो सिंपल सी चीज़ एक ये होती है कि आपके पास में जब भी कोई पॉजिटिव स्पीशीज प्रेजेंट होती है तो वो नेगेटिव के साथ में अट्रैक्शन फील करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा, चुंबक के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने ये भी देखा होगा कि जब आप उस चुंबक को तोड़ देते हो, तोड़ने के बाद में जब आप उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हो तो वो नहीं जुड़ती है, क्योंकि एक चुंबक को तोड़ने पर उसके 2 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव होता है N, दूसरा ध्रुव होता है S। जब N ध्रुव और S ध्रुव, जैसे सपोज दैट ये N ध्रुव है मेरा, N पोलर है, और ये S ध्रुव है मेरा, ठीक है, S पोलर। जब इन दोनों को मैं पास में लाऊंगा तो ये चिपक जाएंगे। सॉरी, ये भी मेरा N मान रहा हूँ मैं, और इसको भी मैं N मान रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। जैसे ही मैं इन दोनों को पास लाऊंगा तो ये नहीं चिपकेंगे, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा रिपल्सन, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रतिकर्षण। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रोसेस को हम जानते हैं प्रतिकर्षण के नाम से, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर सर इसका मैंने इसको N माना है तो पक्का सर ये S रहा होगा,
अगर इसको आप एन मान रहे हो, इस ब्लैक वाले पार्ट को मार करके एन मान ले, तो इस व्हाइट वाले पार्ट को आप एस मान लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, एन एन के बीच में तो रिपल्सन लग रहा है, इसमें तो प्रतिकर्षण है, कोई शक नहीं है। लेकिन सर अगर मैं इसको यूं घुमा कर और यूं लाऊं तो ये तुरंत चिपक जाएगा, क्योंकि इसका एन ध्रुव इसके एस के साथ में क्या करेगा, अट्रैक्शन फील करता है। सेम टू सेम बेटा चार्ज के अंदर होता है। जब एक धनायन चार्ज एक ऋणायन के पास में आता है तो बेटा वो उसको आकर्षित करता है, और जब एक ऋणायन चार्ज किसी ऋणायन के पास में जाता है तो बेटा उसको प्रतिकर्षित करता है, दूर भगाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसको मैंने अप्लाई कहाँ किया है। ये बेंजीन थी, इस बेंजीन में आप देखोगे कि तो सर हमारे पास में ये जो बॉन्ड है इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, और पाई बॉन्ड के अंदर होते हैं सर पाई इलेक्ट्रॉन्स। आइए मैं दिखाता हूँ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखते कैसे हैं, ठीक है। आपके पास में ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इस डबल बॉन्ड में देखो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। वो कुछ इस प्रकार से उपस्थित होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा दिखता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा दिखता है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत चक्रण के साथ में, यानी एक दूसरे की अपोजिट स्पिन के साथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कि आप पढ़ चुके हो, एस चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ी होगी 11th क्लास के अंदर, ठीक है। सेम टू सेम जैसे ही आप, ये तो सिग्मा बॉन्ड था, ये कौन सा बंध था, ये आपके पास में सिग्मा बॉन्ड था, इसको हम बोलते हैं बेटा एकल बंध। जैसे ही आप डबल बंध की तरफ जाते हो, डबल बंध के अंदर आप देखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये आपको दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार के। यानी अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले 2 थे क्योंकि एक बंध था, अब ये डबल बॉन्ड हो गई तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो ऋणायन होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ऋणायन होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा कितना नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ही ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। सेम देख लो, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है। वो पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। उसका रीजन इन दोनों के बीच में बेटा अच्छी खिचड़ी है, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो गुलू गुलू है बेटा वो बहुत अच्छा है। कहने का मतलब एक ऋणायन एक धनायन के साथ में एक अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को मैंने अनुनाद के ऊपर अप्लाई कर दिया है, कौन से वाले को, सेकंड वाले को। इसी कंसेप्ट को बेटा इस पूरी मैकेनिज्म के अंदर अपन ठोक के चलेंगे। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में बेटा बहुत अच्छा काम आएगा, ये बहुत अच्छा, आपको मजा आ जाएगा, इतना बढ़िया काम आएगा ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया जस्ट आपको। तीसरी चीज होती है बेटा HNO3 और H2SO4, जो कि आपने पढ़ी होगी 12th क्लास के अंदर, आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर आप बेटा NO2 पॉजिटिव बनाते हो। NO2 पॉजिटिव क्या होता है, ये NO2 पॉजिटिव होता है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये NO2 पॉजिटिव आपने बहुत बार बनाया होगा, और ये जो NO2 पॉजिटिव है ये बनता किससे है, ये HNO3 और H2SO4 की अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बनता है, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, जब एक बीकर के अंदर इन दोनों को डालते हैं तो उससे ये जो बनता है NO2+, इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रोफाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सर हमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, बस बता रहा हूँ मैं आपको कि ये NO2 पॉजिटिव जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब सुनना मेरी बात को, इसके ऊपर अगर ये कंसेप्ट अगर अप्लाई किया जाए, कौन सा वाला, सेकंड नंबर का, तो मैं आपको बता दूं ये एक NO2 पॉजिटिव चार्ज है, और NO2 पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ में क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। यानी सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं कि सर अगर मैं बेंजीन ले लूं, क्या ले लूं मैं, अगर मैं बेंजीन ले लूं, और तो सर मुझे ऐसे बताओ कि क्या ये बेंजीन इस NO2+ के ऊपर इसके ऊपर अट्रैक्ट कर सकती है क्या, तो मैंने बोला बिल्कुल कर सकती है। और इसी अभिक्रिया को आपने नाइट्रेशन नाम दिया था, जिसमें आपने पढ़ा था कि ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये NO2 के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे आपके पास में क्या होता है, जिससे आपके पास में NO2 रिंग से जुड़ जाता है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बाद में ये कार्बन इस प्रोसेस के द्वारा रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होता है, और फिर यहाँ पर उपस्थित एक हाइड्रोजन इसको दबा देता है, और आपके पास में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बेटा ये बन जाता है। और इसी प्रोसेस को आपने जिस नाम से जाना उसका नाम था बेटा नाइट्रेशन। ये मैं
छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 12th क्लास में थी, आपको रिकवर करना ज़रूरी है। अभी तक मैं फर्स्ट ईयर के टॉपिक के ऊपर आया ही नहीं हूँ, ठीक है। अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, बस एक टॉपिक और है, कंसेप्ट ऑफ एमओटी। एमओटी का कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट ऑफ एमओटी ये बोलती है कि जब भी आप कोई बॉन्ड बनाते हो किन्हीं भी कंपाउंड्स के बीच में, किन्हीं भी यौगिक के बीच में, जब आप बॉन्ड बनाते हो तो अगर आप उससे, जैसे सपोज दैट ये मैं हूँ और मैं किसी से अगर बॉन्ड बनाऊंगा, किसी से अगर मैं जुड़ूंगा, अगर मैं हाथ मिला के उससे जुड़ना चाह रहा हूँ तो बेटा उसका एक एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, उसका एक एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, 100% बनेगा। आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक बॉन्डिंग पार्ट है, एक बंध है वो जो आपको दिखाई दे रहा है। सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर HCl, ये मैंने HCl लिखा। अब इस HCl में आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि सिंगल बॉन्ड है, जिसको हम सिग्मा बंध बोलते हैं। अगर पूछूं मैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि मैं अपन पढ़ चुके हैं। तो इसमें कितने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है सर, या तो साझा करके बने होंगे जिसके अंदर आपने कोवलेंट बॉन्ड, एक आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड। जो नहीं पढ़े हैं पढ़ा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये जो बॉन्ड बना है ये आपके पास में कौन सा बॉन्ड है बेटा, ये कैसे बना है? सबसे पहली चीज तो ये होती है। तो बेटा इसमें कंसेप्ट ऑफ एमओटी यूज कहाँ कर रहे हैं सर हम, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपको ये दिख रहा है ये बॉन्ड, इस बॉन्ड की एक एंटी बॉन्डिंग होती है जो इस बॉन्ड को तोड़ने के काम आती है। कोई भी बॉन्ड अगर बना है किन्हीं भी 2 स्पीशीज के बीच में, अगर वो बॉन्ड बन चुका है तो उसको डायरेक्ट सामने से आप नहीं तोड़ सकते हो कि ये उठाया तलवार और उसको काट दिया, ऐसे नहीं करता है कोई बॉन्ड। अगर आपको उस बॉन्ड को वीक करना है तो बेटा उसकी एंटी बॉन्डिंग, उसकी कमी को पकड़ो कि जिस प्रकार से वो बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूट जाए, अलग हो जाए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट ऑफ एमओटी के अंदर क्या होता है। जैसे हाँ मैं आपको बता रहा था मेरे एक पर एग्जांपल लेके, जैसे बेटा मैंने किसी से सामने से बॉन्ड बनाया है और अगर कोई तीसरा बंदा आकर उस बॉन्ड को यूं तोड़ना चाह रहा है, कैसे तोड़ना चाह रहा है, यूं तोड़ना चाह रहा है, तो बेटा वो नहीं टूटेगा। उसको तोड़ने के लिए पहले उसको बेटा मेरे से बात करनी पड़ेगी, वो धीरे धीरे बेटा मेरे से लगाव में आएगा और फिर मैं धीरे धीरे इस वाले बॉन्ड को तोड़ दूंगा। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? मैंने क्या बोला कि पहले जैसे ही हम दोनों के बीच में बंध बनेगा, तो बंध किन दोनों के बीच में है, मेरे और वहां पर जो लड़का खड़ा है उस दोस्त, हम दोनों दोस्तों के बीच में बंध है। अगर कोई तीसरा बंदा आकर उस बॉन्ड को तोड़ना चाहता है तो क्या करेगा, वो पहले मेरे से वार्तालाप करेगा, धीरे धीरे बेटा मेरे से लगाव बढ़ाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, जो मेरा जो दोस्त है, जो मेरा खास दोस्त है, उससे मेरा धीरे धीरे व्यवहार कम होने लग जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा तोड़ना। कैसे तोड़ा? सामने से नहीं तोड़ा, उसकी एंटी बॉन्डिंग को पकड़ा है। एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है उसके उसके प्रतिबंधित कक्षक को पकड़ा है। मैं आपको बताता हूँ एमओटी में आपने क्या पढ़ा। आपने पढ़ा एमओटी में, जैसे मैंने बताया बेटा हाइड्रोजन की एमओटी, H2 की मैं एमओटी बना रहा हूँ 2 मिनट के लिए। H2 की एमओटी में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो 1s1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो बेटा 1s1 होगा, सिंपल। तो अगर मैं इसकी एमओटी यहाँ पर ड्रॉ करूँ, अगर मैं इसकी एमओटी यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो बेटा देखो ये हो गया आपके पास में 1s, ये हो गया आपके पास में 1s, और जब 1s और 1s जब आपस में मिलेंगे तो एक बनेगा बेटा MO। ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल पड़े होंगे और ये होते हैं आपके पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल पड़े होंगे। नीचे वाले को बोलते हैं सिग्मा, ऊपर वाले को बोलते हैं सिग्मा स्टार, ठीक है। और फिर इसको जोड़ देते हो, यूं करके जोड़ते हो और फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बेटा नीचे फिल कर देते हो, कर देते हो ना। ये जो बन गया ये सिग्मा बॉन्ड है, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर दिखे आपको तो ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ये रहे, यही वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है तो देखो उसकी एक एंटी बॉन्डिंग भी बनी हुई है। इस वाले को बोलते हैं बेटा इसको, इसको अपन बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का यूज किस में किया जाता है, किसी तीसरे को इन्वॉल्व किया जाता है। यानी अगर अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट कर दूं, ये मेरा इलेक्ट्रॉन आया और मैंने अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो देखो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे इसका तो ये आएगा BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
आपको पता है सर 2, और नीचे 2 करते हो तो 2 से 2 काट दोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, जो कि ये बता रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए, सपोज करो हमने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया या 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो जैसे ही मैंने उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो सर इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट देखना। अब आप देखो, आपने जो सूत्र पढ़ा है एमओटी का वो पढ़ा है आपने बीएमओ के इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन और बटे में 2 करते हो ना। बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बॉन्डिंग में है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में देखो मैंने अभी 1 इलेक्ट्रॉन डाला है क्योंकि मेरे को ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, बटा 2। ठीक है, 2 में से 1 कम करोगे तो बेटा 1/2 और आएगा 0.5। ये लो बेटा, पहले कितना था 1, अब कितना है आधा, यानी आधा बॉन्ड टूट चुका है। बोलो बोलो, समझ में आ गया क्या आपको? ये होता है बेटा कंसेप्ट ऑफ एमओटी। जिसको ये आता है ना बेटा, उसने गेम खेल दिया। क्यों? अगर आप किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालो। तो सर ये क्या एंटी बॉन्डिंग है जो दिखती है क्या हमको? नहीं दिखती है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को दिखती है, आपको नहीं दिखती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पता है कि डालना कहाँ है, बस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हालांकि दिखेगी कैसे, ये दिखती है, इसको हम शो कैसे करते हैं, जैसे आपके पास में ये बीएमओ है, ये आपके पास में बॉन्डिंग है, तो इसकी एंटी बॉन्डिंग बेटा हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से। ये इसका सिग्मा स्टार हो गया और ये इसका सिग्मा हो गया, कुछ इस प्रकार से इसको शो किया जाता है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये थे बेटा 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें से ये जो कंसेप्ट था एमओटी का, ये तो बेटा 11th क्लास का कंसेप्ट था। अगर ये आपको नहीं आता है तो बेटा आपको मैंने बता दिया है कि किसी भी बीएमओ को तोड़ने के लिए उसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन डालना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारी मेन चीज। अब हम आ चुके हैं अपनी किसमें, अब हम आ चुके हैं होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के अंदर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है पहला, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी पढ़ लेते हैं, 2 मिनट का काम है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बेटा जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, छोटी सी, मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ भी। आपने कार्बोनिल पढ़ा होगा, कार्बोनिल एक सिस्टम था एल्डिहाइड वाला। उस एल्डिहाइड वाले सिस्टम को आप बखूबी जानते हैं, ये वाला सिस्टम था। कीटोन ले लेता हूँ बेटा मैं, इसको हम बोलते हैं कीटोन। किस नाम से जानते हैं बेटा इसको? कीटोन। और आपको पता होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा आपको, इसके ऊपर जब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब अभिक्रिया कराते हो, या फिर मैं तो न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ कोई भी, जैसे कोई भी नेगेटिव स्पीसीज ले लेता हूँ मैं A-, ये कोई न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये तुम्हारे सर यूं करवाते थे और इस वाले बॉन्ड को ऊपर तोड़ देते थे और फिर लिखते थे क्या कि RCR, यहाँ पर A आया और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया। लिखे हैं तुम्हारे सर ने, लिखा है तुम्हारे सर ने इस चीज को। इसका मतलब क्या है सर, ये जो तीर लिखा हुआ है, ये जो तीर है, ये तीर बहुत काम की चीज है। इस तीर को ही पढ़ना है और इस तीर को पढ़ने के लिए ही टॉपिक है होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। क्या होता है होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन? होमो का मतलब होता है बेटा समान रूप से, होमो का मतलब क्या होता है? समान। हेटेरो का मतलब होता है विषम। आपने पढ़ा है ना हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, विषम चक्रीय यौगिक पढ़े हो बीएससी आप तो कहाँ पढ़ोगे, बीएससी फाइनल में पढ़ोगे आप, है ना। होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक का मतलब क्या होता है? आपके पास में होता है समांश और विषमांश विखंडन। समांश विखंडन कब होता है और विषमांश विखंडन कब होता है, ये और पढ़ लो। ठीक है, तो इस होमोलाइटिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटे होमोलाइटिक को। इस होमोलाइटिक को हम किस नाम से जानते हैं? समांश विखंडन के नाम से जानते हैं। होमोलाइटिक क्या बोलता है कि देखो भैया, जब हम टूटे, कुल मिला के विखंडन लिख रहा है, इसका मतलब तोड़ना तो है, और तोड़ना किसको है? बॉन्ड को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? बॉन्ड को। और बॉन्ड को तोड़ने का कंसेप्ट बताया था एमओटी, यानी एमओटी से हम बॉन्ड तोड़ते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड को तोड़ने की बात करेंगे हम, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं विखंडन। विखंडन कौन सा? होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। ठीक है सर, जैसे मैंने लिया बेटा कोई स्पीसीज AA और मैंने एक स्पीसीज लिया बेटा AB, ये 2 स्पीसीज है मेरे पास में। मस्त ढंग से पढ़ लेना इस चीज को, बहुत काम आएगी आगे। अगर मैं बेटा इस AA के अंदर देखूं तो आपको दिखेगा कि सर A और A के बीच के अंदर जो बॉन्ड है बेटा, उसके इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से मेंटेन होते हैं। और अगर ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जब इसमें इस बॉन्ड को तोड़ूंगा,
अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन समान रूप से अपने अपने परमाणुओं पर चले जाएं, कुछ इस प्रकार से अपने अपने परमाणुओं पर चले जाएं, तो बेटा आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, और इस प्रोडक्ट को आपने 12th क्लास में एक मुक्त मूलक फ्री रेडिकल का नाम दिया होगा। इससे जो बनने वाली स्पीशीज होती है बेटा उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, और हिंदी में बेटा उसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, कैसे बने हैं? जब हम एक बॉन्ड को, किसी भी रासायनिक बॉन्ड को कुछ इस प्रकार से हमने तोड़ा है, जिसमें जैसे ही हमने उस बॉन्ड को तोड़ा तो उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो गए। इस फ्यूजन को हम बोलते हैं, कौन सा फ्यूजन? होमोलाइटिक फ्यूजन या फिर समांश विखंडन। और एक चीज और याद रखना, इसमें जो तीर का यूज लेते हैं बेटा, उस तीर को हम बोलते हैं अर्ध तीर। कौन सा तीर है इसमें जो यूज ले रहे हैं हम? इस तीर को, ये जो देखो तीर दो होते हैं बेटे, एक तो ये तीर है और एक तो ये पसीने में मार कर नहीं चल रहा, ये लेता हूँ यूज में। एक तो बेटा ये तीर होता है और एक ये तीर होता है। ये तीर तो पूरा तीर है और ये तीर आधा तीर है। इसका उपयोग किस में किया जाता है बेटा? होमोलाइटिक फ्यूजन के अंदर। और इस तीर का यूज किस में किया जाता है बेटा? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के अंदर। तो यहाँ पर जो फ्यूजन हुआ है ये होमोलाइटिक फ्यूजन है। गौर करने की बात यह है कि ये फ्यूजन तब ही होगा जब दोनों स्पीशीज एक जैसी होगी। ये फ्यूजन तब ही होगा जब दोनों स्पीशीज एक जैसी होगी। और इस फ्यूजन को करवाने के लिए बेटा आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? या तो आपको आवश्यकता पड़ेगी पेरोक्साइड की। किसकी? पेरोक्साइड की। या आपको आवश्यकता पड़ती है बेटा लाइट की। किसकी? लाइट की। मैं लिख देता हूँ बेटा, इसके अंदर जो कंडीशंस होती है ना वो क्या क्या होती है बेटा? या तो आपको लाइट देनी पड़ेगी, HNU से डिनोट करते हैं बेटा लाइट को, और या फिर आपको क्या देनी पड़ेगी बेटा? इसके अंदर हीट देनी पड़ सकती है, या फिर आप क्या दोगे बेटा? पेरोक्साइड की प्रेजेंस रखोगे। किसकी प्रेजेंस रखोगे बेटा आप इसके अंदर? पेरोक्साइड। जानते हो ना H2O2 होता है पेरोक्साइड। पढ़े होंगे खरास प्रभाव, एंटी मार्कोनिकोफ नियम। उस एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अंदर पढ़ा होगा कि हमने पेरोक्साइड डाल के अभिक्रिया करवाई थी। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है सर? इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो बॉन्ड को हम दो बराबर भागों में इक्वल बांट सकते हैं, 50-50 बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। इस हेट्रोलाइटिक फ्यूजन का मतलब क्या होता है? इस हेट्रोलाइटिक फ्यूजन का अर्थ क्या होता है पहले वो समझ लो। पहली बात तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन उन कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है, उन यौगिकों में पाया जाता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल होता है बेटा H2Cl2 Br2 I2 एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी मतलब दो एक जैसी होनी चाहिए शक्ल के, उनके अंदर मिल जाएगा। Br2 को तो आप आगे और पढ़ोगे बेटा, ये तो आयनिक भी देता है, थोड़ी देर बाद में आगे पढ़ोगे। हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है सर? जिसके अंदर दोनों परमाणु होंगे वो दोनों अलग अलग जैसी शक्ल के होंगे। जैसे मैं अगर आपको पूछूं, जैसे मैंने लिया बेटा A और B, क्या लिया बेटा मैंने? A और B, और जब मैंने इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर केवल B के ऊपर ही डाल दिया, तो आप देखना कि A के ऊपर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और B के ऊपर आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? इससे बनने वाली स्पीशीज जो पैदा हुई है बेटा वो एक धनावेशित स्पीशीज है। और याद करो हमने धनावेशित स्पीशीज NO2+ को इलेक्ट्रोफाइल बोला था, जो अपन आगे पढ़ेंगे मैंने ये भी बोला था। तो ये जो A पॉजिटिव पैदा हुई है बेटा, इस स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। याद रख लेना NO2+ नॉट ए कार्बोकैटायन, क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। जिसके अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है उसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। कंप्लीट? हाँ, लेकिन हर कंपाउंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कम स्पीशीज, गरीब स्पीशीज के नाम से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब सर हमको कैसे पता चलेगा कि सर नेगेटिव चार्ज कौन से वाले पे कूदेगा? ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए पता चलता है बेटा, ये ऐसे पता चलता है कि जिसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज उसी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नेगेटिव चार्ज उसी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्या बोला मैंने? जैसे आपने ऑर्डर पढ़ा होगा विद्युत ऋणात्मकता का, फोन, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना बेटा वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन की, उसके बाद में नाइट्रोजन की। यानी सर ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आ रहा है विद्युत ऋणात्मकता के मामले में, बिल्कुल, और फ्लोरीन सबका पापा पहले नंबर पे। हाँ, और नाइट्रोजन उसके बाद में। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन आता है।
फ़ोन कल बाहर से आया, ठीक है, आप तो फ़ोन याद रखो सिर्फ, ठीक है। अब आपको मैं इसका यूज़ बताता हूँ सर, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन लिखी है बेटा बोर्ड पे, कार्बोनिल की। आप गौर करके देखो, कार्बन और ऑक्सीजन को मैं उठा रहा हूँ बेटा, इस वाले बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को मैं उठा के लिख रहा हूँ कहाँ पर, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिया है बेटा मैंने। अब देखो मजे की बात, कार्बन और ऑक्सीजन में हमने देखा सर कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सर ऑक्सीजन की ज़्यादा है और कार्बन की कम है, ठीक है। तो सर आपके जितने भी मास्टर होंगे ना बेटा, उसने कभी ज़िंदगी में न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशीज का अटैक ऑक्सीजन के ऊपर नहीं करवाया होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं करवाया होगा, 100% गारंटी है। ऑक्सीजन खुद एक ऋणात्मक स्पीशीज है और उसके ऊपर तुम अटैक करवाओगे रे, तो कैसे काम चलेगा रे। ऑक्सीजन के ऊपर खुद के ऊपर लोन पेयर है, आप देखो ना यहाँ पर, इस ऑक्सीजन को मैं बना रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में बना रहा हूँ। आप देखो कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, 2 2 4 2 3 6 और ये 2 8, कितने ज़्यादा बना दिया क्या, ये लो 16 ग्रुप का नहीं है ना। तो आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दिख रहे होंगे, 2 ये रहे और 2 इसने बॉन्ड बनाने में दे दिए। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है जी। और आप इसके साथ में कीटोन जोड़ रखे हो नहीं, आर आर। तो आप देखो कार्बन को, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कौन से ग्रुप का है, 14। 14 का मतलब इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इसके बाह्यतम कोश में। देखो 2 बॉन्ड बनाने में दे दिए, 2 इसके पास में एल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखी जाए तो बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है कार्बन से। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव यानी हल्का हल्का धनावेश चमकता है। क्यों चमकता है वो भी बताऊंगा। जैसे ही आप ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है यानी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए, वो ये चाहता है और कुछ नहीं चाहता। उसकी ज़िंदगी में उसने यही चाहा है कि उसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए। तो उसने देखा कि कार्बन हमसे जुड़ा है और उसने क्या करा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के ऊपर बेटा धनावेश तो आएगा ही, वो ये तो शो करेगा कि भैया हमरे खींचे जा रहे हैं यहाँ से, कहाँ से, सामो साम से। यहाँ से दो बॉन्ड निकले हुए हैं ऑक्सीजन के पास में और ऑक्सीजन खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है और मैं कार्बन काली शर्ट पहन के खड़ा हूँ। तो कार्बन मैं क्या शो करूँगा कि भैया मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा करने वाला बंदा ये महाराज है, ये ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो फिर जैसे ही कोई नेगेटिव स्पीशीज आएगी तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, मैं। जैसे ही नेगेटिव स्पीशीज आएगी मेरे मारेगी तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे, जैसे मैंने लाया A-, देखो रे ये A- यहाँ पर अटैक करा, मैंने इस वाले बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन के ऊपर चल भेज दिया। ऑक्सीजन के ऊपर ही क्यों गया, क्योंकि ऑक्सीजन पहले ही एक तो खींच रहा था, वो प्यार कर रहा है किससे सर, उसको प्यार कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स से, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना पसंद करते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए ए नेगेटिव का अटैक करा है कार्बन के ऊपर। उसका रीजन, क्योंकि कार्बन के ऊपर धनावेश चमक रहा है। किसकी वजह से चमक रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। तो कार्बन का अटैक कराते डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो स्पीशीज बनने वाली कैसी बनेगी बेटा, ये देखो, ये रहा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो क्या बता रहा है, जो ये बता रहा है कि ऑक्सीजन अब संतुष्ट है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी अब पी ले, तो कितना पिएगा, यहाँ से निकाल निकाल के खींचे जा रहा था इलेक्ट्रॉन, ले तो ये ले बेटा इलेक्ट्रॉन का भंडार तेरे ऊपर ही भेज दिया, अब खींच ले। इसलिए याद रख लेना बेटा, इस प्रकार के विखंडन को, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, देख लो कौन से तीर से दर्शाया हुआ है, पूरे तीर से दर्शाया हुआ है। पूरे तीर से दर्शाने का मतलब ही ये है कि यहाँ पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ है। ठीक है बेटा, ये होता है बेटा होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। आज की क्लास के अंदर बेटा अपन इतना ही जानेंगे। जो भी डिस्कस होगा बेटा अपन टाइप्स ऑफ रिएजेंट जो हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे बेटा किसमें, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के अंदर। मिलेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।